हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये जो चैप्टर है बेटा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है इसका अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड पार्ट है कूर्ग एंड थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके फर्स्ट पार्ट को, अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके जो राइटर हैं, ऑथर हैं, उनका नाम है ल्यूसियो रॉड्रिगिस। क्या नाम है बेटा? ल्यूसियो रॉड्रिगिस। तो अब जैसा कि आपको पता है किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम उसका बिफोर यू रीड पढ़ते हैं। हम बात करते हैं बिफोर यू रीड। एक्टिविटी दे रखी है बेटा डिस्कस इन क्लास, यानी कि आपको क्लास में डिस्कस करना है। क्या चीज डिस्कस करनी है? फर्स्ट चीज है व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री। यानी कि देखिए बेटा, आप जब हमारी कंट्री के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में किस प्रकार की इमेजेस आती हैं, कैसे लोगों की इमेजेस आती हैं और किन प्लेसों की आपके मन में इमेजिनेशन आती है जब आप हमारी कंट्री के बारे में सोचते हैं। सेकेंड पॉइंट है व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड, यानी कि आप इंडिया के कौन से पार्ट में रह चुकी हैं या फिर विजिट कर चुकी हैं। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्या आप किसी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन का नाम बता सकते हैं, कोई पॉपुलर स्थान जो हो। थर्ड है यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, द पोर्चुगीज हैव ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ अवर कंट्री। यानी कि बेटा हमारी कंट्री की जो हिस्ट्री है उसमें ब्रिटिश, डच एंड फ्रेंच के अलावा क्या आपको पता है कि पोर्चुगीज ने भी एक अपना अलग ही प्ले किया है, यानी कि अपना रोल प्ले किया हमारी हिस्ट्री में। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्चुगीज इन्फ्लुएंसेस, क्या आप बता सकते हैं इंडिया के कौन से पार्ट में इनका बेटा प्रभाव दिखता है, पोर्चुगीज का और फ्रेंच का। फोर्थ है कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफी, क्या आप नाम बता सकते हैं कि इंडिया के कौन से पार्ट में ग्रो किया है टी और कॉफी ने। तो ये तो देख लिए बेटा हमने बिफोर यू रीड। आइए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है बेटा अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो बेटा इसमें बेकर, एक बेकर होता है गोवा का, उसके बारे में बताया गया है। गोवा में उस टाइम पे बेकर किस प्रकार फेमस हुआ करता था उसके बारे में हमें बताया गया है। देखिए, दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवान ब्लेज बेकर हु स्टिल हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी। देखिए, यह गोवा के एक पारंपरिक ग्रामीण बेकर यानी कि ब्लेज बेकर who still has an important place in his society, जिसका अभी भी अपने समाज में या फिर समुदाय में इंपोर्टेंस प्लेस है, यानी कि महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए बेटा, फर्स्ट के पैराग्राफ पढ़ते हैं। आर एल्डर्स आर ऑफन हेयर्ड रेमिन सेइंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दूस गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, यानी कि हमारे जो एल्डर्स हैं, यानी कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, आज भी हम उनके मुंह से क्या कहते हुए सुनते हैं कि वो जो ओल्ड दिन थे, यानी कि जिसमें पोर्चुगीज डेज थे, उनके बारे में वो याद करते हैं और सुनाते हैं। द पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लॉप्स ऑफ ब्रेड, यानी कि वो प्रसिद्ध पोर्चुगीज यानी वो पुर्तगाली और उनकी फेमस ब्रेड, उनके बारे में हमें सुनने को मिलता है। Those eaters of loaves might have vanished but makers are still there, यानी कि बेटा वो जो ब्रेड हैं वो खाने वाले तो शायद चले गए हैं, अब नहीं बचे हैं, लेकिन बनाने वाले आज भी वहां पर हैं। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves। देखिए बेटा, इसमें बताया गया है हमारे बीच में अभी भी ऐसे लोग हैं जो ब्रेड का आटा मिलाते हैं, सांचे में डालते हैं। Those old age time tested furnaces still exist, यानी कि बेटा ये जो बहुत पुरानी उस वक्त की भट्टियां अभी भी मौजूद हैं। The fire in the furnaces has not yet been extinguished, यानी कि बेटा ये जो उस फर्नेसेस में आग लगी हुई है, यानी कि उन भट्टियों की बेटा आग आज भी बुझी नहीं है। The thud and jingle of a traditional baker's bamboo, यानी कि वह पारंपरिक बेकर के डंडे की खटखट और घंटी की आवाज heralding arrival in the morning can still be heard in some places, यानी कि बेटा उस जो डंडे की खटखट और घंटी की ध्वनि है जो सुबह उस आने की सूचना देते हैं, जो सुबह उसके आने की सूचना देते हैं, अभी भी कई जगहों पर सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, अब हो सकता है शायद उनके फादर जो है वो जीवित नहीं है, बट उनके जो सन है उन्होंने अपनी फैमिली बिजनेस को अभी भी कैरी ऑन किया है, यानी कि फैमिली प्रोफेशन को अभी भी वो करते हैं। These bakers are even today known as पैडर in गोवा, यानी कि बेटा ये जो बेकर है गोवा में आज पैडर के नाम से जाने जाते हैं, आज भी पैडर के नाम से गोवा के ये बेकर जाने जाते हैं।
नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड, यानी कि बेटा हमारे चाइल्डहुड में गोवा में द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, यानी कि बेकर हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, कंपेनियन हुआ करते थे और हमारे गाइड यानी सलाहकार हुआ करते थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, यानी कि बेटा वे दिन में लगभग 2 बार आया करते थे, कम से कम 2 बार तो वो आते थे। Once he set out in the morning on his selling round and then again when he returned after emptying his huge basket। पहली बार कब आया करते थे? जब मॉर्निंग में जो अपनी ब्रेड को बेचने के लिए आया करते थे, और वापस कब आया करते थे? वापस रिटर्न आया करते थे जब उनकी जो बास्केट थी वो खाली हो जाया करती, तब वे आया करते थे। The jingling third of his bamboo wake us up from sleep and we ran to meet and greet him। देखिए बेटा, उसके बांस की घंटीनुमा खटखट हमें नींद से जगा देती थी और हम उससे मिलने बा उसका ग्रीटिंग करने के लिए भागते थे। Why was it so? यानी कि ऐसा क्यों होता था? Was it for the love of the loaf? क्या ये सिर्फ ये जो ब्रेड है उसके प्रति लगाव की वजह से था क्या? Not at all, बिल्कुल ऐसा नहीं है। The loaves were bought by some Paskin and Bastian, the maid servant of the house, यानी कि ब्रेड के पैकेट तो पैस्किन या बेस्टिन, ये बेटा मेड्स के नाम है, द्वारा घरों में लाए जाया करते थे। What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make। बल अब ये सब क्यों हुआ करता था, हम उससे क्यों मिलने जाया करते थे? हम जिसका उत्सुकता से इंतजार करते थे वे थे चूड़ी की आकार की गोल ब्रेड, जिसको हम ध्यान से देखते थे। कभी कभार खास किस्म की मीठी ब्रेड भी होती थी, यानी स्वीट ब्रेड भी वहां पर होती थी कभी कभार। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जंग जंग साउंड of his specially made bamboo staff. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground। यानी कि क्या हुआ करता था? बेकर अपने खास तरीके से बने बांस के डंडे से जैंग जैंग की आवाज के साथ अपनी संगीतमय उपस्थिति दर्ज करवाता था। एक हाथ से अपने सिर पर रखी टोकरी को संभालता था और दूसरे से बांस को जमीन पर मारता जाता था। He would greet the lady of the house with good morning, यानी कि बेटा वह घर की महिलाओं को कैसे अभिवादन करता था? गुड मॉर्निंग कहकर। And then place his basket on his vertical bamboo। उसके बाद में बेटा बास्केट हुआ करती थी, फिर अपने खड़े बांस पर अपनी टोकरी टिका देता था, यानी अपनी बास्केट टिका देता था। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant, यानी कि हम बच्चों को हल्की सी खिड़की के साथ पीछे कर दिया जाता था और नौकर को ब्रेड दे दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, परंतु हम हार मानने वाले थोड़ी थे। वी वुड क्लाइम अ बेंच ऑन और द पारपेट एंड पीप इनटू द बास्केट, यानी कि बेटा हम ब्रेंच पर चढ़ जाते थे और कहीं ना कहीं कैसे भी कैसे टोकरी में झांकने की कोशिश किया करते थे, यानी झांकते थे somehow, यानी कैसे भी। I can still recall the typical fragrance of those loaves, यानी कि बेटा मैं आज भी ये जो ब्रेड हुआ करती थी उनकी खुशबू को आज भी मैं महसूस कर सकता हूँ। Then loaves for the elders and the bangles for the children, यानी कि बड़े लोगों के लिए क्या होती थी? ब्रेड बड़े बड़े के लिए और चूड़ी जैसी गोल ब्रेड बच्चों के लिए हुआ करती थी। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly, तो हमें बेटा फिर हमें ठीक से दांत को ब्रश करने या मुंह धोने को भी ध्यान नहीं देते थे। एंड वाई शुड वी, और हमें ऐसा करते भी क्यों? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush, यानी कि कौन चढ़कर आम के पत्ते को ब्रश बनाने की झंझट ले? सही है, और ये जरूरी भी क्यों है? एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, क्यों जरूरी है? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, यानी कि जो शेर है, टाइगर है सॉरी, बाघ है, वो कभी अपने दांत साफ करता है क्या? कभी नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, गर्म चाय सब कुछ अच्छी तरह साफ कर देती है और सब कुछ कर ही सकती है वैसे भी आफ्टर ऑल। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज द बॉल, यानी कि इतनी बड़ी बात हो गई, मीठी ब्रेड जिसे बोल कहा जाता था उसके बिना शादी के उपहारों में कोई मतलब ही नहीं था, यानी कि मीनिंगलेस थी ये मैरिज की गिफ्ट्स। जस्ट एज पार्टी और अ फीस्ट लॉसेस इट चार्म विदाउट ब्रेड, जिस प्रकार से बेटा एक पार्टी या फिर दावत का ब्रेड बिना अपने आकर्षण खो देना, अट्रैक्शन खो देती थी उस पार्टी। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर ब्लेज, यानी कि इससे ज्यादा हम लोग क्या ही कह सकते हैं कि गांव के लिए बेकर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।
द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेशन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, यानी कि गांव की लेडी को बेटा सैंडविच बनाना होता था जब उसकी डॉटर की एंगेजमेंट हुआ करती थी। केक एंड बॉलिनास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, यानी कि क्रिसमस और दूसरे त्योहारों पर केक और नारियल के बिस्कुट भी आवश्यक होते थे। इसलिए thus the presence of the baker's furnace in the blaze is absolutely essential, यानी इसलिए गांव में बेकर की भट्टी की उपस्थिति बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, जरूरी है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दूस डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नॉन एज द कबाई। देखिए बेटा, उस टाइम के जो ब्रेड सेलर होते थे या फिर बेकर हुआ करते थे, उन दिनों में एक खास किस्म की पोशाक होती थी उनकी, जिसे हम कबाई कहते हैं। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, यानी कि बेटा ये एक ही कपड़े से बनी हुई लॉन्ग फ्रॉक हुआ करती थी जो कि नीज तक जाती थी, यानी घुटने तक जाती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी शो बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ एंड वंस लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, यानी हमने अपने बचपन में बेकर को कमीज और पैंट पहने देखा है जो कि पूरी पैंट से थोड़ी छोटी हुआ करती थी और नेकर से थोड़ी लंबी हुआ करती थी। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below to the knees invites the comment that he is a dressed like pedder। आज भी जो ऐसे नेकर पहने जो घुटने तक के हों, उनसे यह सुनने को पड़ता है कि उसने पैडर जैसे कपड़े पहने रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि बेटा ये जो बेकर हुआ करता जनरली क्या करता था, मंथ के एंड में ये पूरा का पूरा बिल कलेक्ट किया करता था। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सम वॉल इन पेंसिल, यानी कि ये जो मंथली रिकॉर्ड हुआ करते थे ये कहां पर हुआ करते थे, वॉल पे किए जाते थे, पेंसिल से लिखे जाते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज, यानी कि बेकिंग ये जो था, ये जो प्रोफेशन था बहुत ही प्रॉफिटेबल हुआ करता था उन दिनों में, यानी खूब लाभदायक हुआ करता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, यानी कि बेकर और उसकी फैमिली कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ता था। He, his family and his servants always looked happy and prosperous, यानी उनकी जो सर्वेंट हुआ करते थे, फैमिली हुआ करती थी, हमेशा खुश दिखाई देती थी और प्रॉस्पेरस यानी समृद्धिशील दिखाई दिया करती थी। Their plump physique was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker। मतलब कि उसका मोटा थुलथुल व्यक्तित्व इस बात का सच्चा सबूत था। आज भी अगर किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट कटहल जैसी है, यानी कि जैक फ्रूट जैसी है, तो उसकी तुलना बेकर से की जाती है। तो ये था बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ बेकर फ्रॉम गोवा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। यदि चैप्टर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।